सुप्रभात छात्रों, मैं आपका शिक्षक मनीष कुमार आज फिर 11वीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र का पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज आपके पाठ के तीसरे भाग का यानी तीसरे पाठ के में हम चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। ये चौथा भाग है आंकड़ों के स्रोत से संबंधित। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पाठ संख्या 3 है समअंकों का संकलन। उसके तहत हम पिछली कक्षा में 3 भागों का अध्ययन कर चुके थे। ये आपका चौथा भाग है, जिसमें ये है इस बात की चर्चा हम करेंगे कि आंकड़े हम किन किन स्रोतों से प्राप्त करते हैं, खास करके द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या क्या है, क्यों द्वितीयक आंकड़े मैंने लिखा है, इस पर आगे विश्लेषण हम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखें कि किसी भी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का साल भर में क्या परिणाम निकलता है और उसके बाद अर्थव्यवस्था को हम आगे कैसे चलाएंगे, उसके लिए प्रत्येक देश अपना बजट निर्माण करता है। और जैसा कि हिंदुस्तान में भी ये बजट निर्माण होता है आज़ादी के बाद से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बजट का चित्र है, जिसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 2021-22 के बजट के साथ फिगर पर दिखाई दे रहे हैं। और ये बजट सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर तो ही निकाले गए हैं और आगे के निर्णय लिए गए हैं, बनाए गए और आगे के निर्णय लिए गए हैं। पाठ शुरू करने से पहले छात्रों एक रिक्वेस्ट हमारा आपसे है। अब तक हमने आपको 10 पाठ पढ़ाए हैं, ये 11वां पाठ है। 10 पाठ में अधिकांश पाठों में मैंने देखा कि आप पाठ को देख तो रहे हैं लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। और एक अच्छी शिक्षा के लिए सवाल बहुत जरूरी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने भी सवाल करें मैं सारे का जवाब तुरंत दे ही दूं, क्योंकि मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर आप जो कुछ भी ये इसका वीडियो पर यूट्यूब पर आप सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अतः आप सवाल जरूर करें। सवाल करने से आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। हो सकता है कुछ सवाल आप वैसे करें जिनकी हमें जानकारी नहीं है, तो मैं उन्हें अन्यत्र कहीं से ढूंढकर आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अब चलें हम पाठ के अनुसार। समअंकों के संकलन में हमने यहां दिया है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आंकड़ों के स्रोत हैं कहां से, यानी स्रोत के आधार पर हम आंकड़ों को प्राप्त करने के आधार पर हम कितने तरह के स्रोत जान पा सकते हैं, यानी कितने तरह के स्रोतों से हम आंकड़ा ले सकते हैं। तो इसमें मोटे तौर पर पहले 2 तरह के स्रोत रखा गया है। एक को हम कहते हैं आंतरिक स्रोत और दूसरे को हम बाह्य स्रोत कहते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है आंतरिक स्रोत इंटरनल सोर्सेज, बाह्य स्रोत एक्सटर्नल सोर्सेज। मैं बार बार कह रहा हूं कि अर्थशास्त्र और स्टैट के छात्र को अंग्रेजी वर्ड भी दिमाग में रखना चाहिए। इस कारण मैं अंग्रेजी वर्ड भी यहां लिख देता हूं और बोल भी देता हूं। आंतरिक स्रोत क्या है? जब आंकड़े किसी निजी अथवा सरकारी संगठन को अपने आंतरिक स्रोतों से प्राप्त हो जाते हो, तो ये आंकड़ों की प्राप्ति का ये आंतरिक स्रोत कहलाएगा। जैसे स्टेट बैंक अपनी वित्तीय स्थिति का प्रत्येक 3 माह पर या 6 माह पर या साल भर पर ब्यौरा प्रस्तुत करता है। इस ब्यौरा को प्रस्तुत करने के लिए वो अपने आंतरिक लेन देन, लाभ हानि, क्रेडिट डेबिट के आंकड़े को ही प्रयोग करता है। तो ये जो अपने ही रजिस्टर से आंकड़े प्राप्त करता है कि इस वर्ष कितने जमा हुए, कितने निकासी हुए, कितने लोन इश्यू हुए, कितने बैंक को लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, कितनी स्टेशनरीज पर खर्च हुए, कितने बैंक मेंटेनेंस पर खर्च हुए, ये सारी चीजों का बैलेंस शीट जो बनाता है वो अपने आंतरिक स्रोत के आंकड़ों से ही बनाता है, अपने ही रजिस्टर के आंकड़ों से बनाता है। तो ये उसके लिए आंतरिक स्रोत के आंकड़े हुए। जैसे कि हम यहां देख सकते हैं पिक्चर में, ये स्टेट बैंक का अपना आंतरिक स्रोत से प्राप्त किया हुआ आंकड़ा है। टोटल एसेट्स कितने हैं, एग्रीगेट डिपॉजिट्स कितने हैं, टोटल एडवांसेज कितने हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीचे हमने दे दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट 2013-14, एनुअल में समझते हैं, वार्षिक परीक्षा आप भी देते हैं, तो ये एनुअल रिपोर्ट है। अब हम इतना नहीं जाते हैं, यहां पर सारी बात वित्तीय हो रही है, अर्थशास्त्र के अनुसार धन संबंधी बातें हो रही है, स्टेट बैंक की लेन देन संबंधी बातें हो रही है। एक सिंपल सा उदाहरण में आप आ जाइए। आपके स्कूल में आपकी वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा है, आप 11वां के छात्र हो।
अगर मान लेते हैं कि आपके विद्यालय में 11वां आर्ट्स में 200 छात्र हैं और साइंस में 200 छात्र हैं, तो दोनों मिलाकर 400 छात्रों का एग्जाम लेना है। तो अब आपके प्रिंसिपल क्या करेंगे? प्रिंसिपल आपके छात्रों की संख्या की गिनती के आधार पर यह देखेंगे कि स्टूडेंट्स के बैठने के लिए कमरे कितने हैं, स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बेंच और डेस्क कितने हैं, तथा उनके परीक्षा लेने के लिए हमारे पास स्टाफ कितने हैं। ये सारी चीजें वो कहां से प्राप्त करेंगे? अपने आंतरिक रजिस्टर से ही प्राप्त करेंगे, अपने स्कूल के रजिस्टर से प्राप्त करेंगे। ये आप जो है अपने सहायकों द्वारा कहेंगे कि हाँ उनको गिन के रजिस्टर तैयार कीजिए, यानी आंतरिक स्रोतों से ही वो आंकड़ा प्राप्त कर रहे हैं परीक्षा लेने के लिए, तो ये आंतरिक स्रोत कहलाएगा। हम समझते हैं अब आंतरिक स्रोत आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम बाह्य स्रोत की ओर चले। जब आंकड़ों को कोई भी संगठन किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त करता हो तो उसे हम बाह्य स्रोत कह सकते। उदाहरण स्वरूप पटना गया रेलखंड की लाभ हानि की स्थिति को हमको जानना है। पटना गया रेलखंड पर रेलवे जो चल रही है उसकी लाभ हानि की स्थिति जाननी है या वर्तमान स्थिति जाननी है। इस स्थिति को जानने के लिए हम केंद्रीय रेल बजट के आंकड़े को लेते हैं। यह हो गया बाह्य स्रोत। स्थिति किसकी जाननी है? पटना गया रेलखंड, हाजीपुर जोन का एक पार्ट पटना गया रेलखंड की वर्तमान स्थिति, क्या लाभ है, क्या हानि है, कितने ट्रेनों का परिचालन है, कितने यात्रियों की संख्या है, कितने स्टाफों की संख्या है, इस पर क्या खर्च हो रहा है। तो इसके लिए हम केंद्रीय रेल बजट जो प्रत्येक साल रेल बजट रेल मंत्री द्वारा पेश होता है आता है, हालांकि अब केंद्रीय बजट के साथ ही वो हो गया है, तो उसके आंकड़े को हम लेते हैं। यहां हमने सिंबल से दिखा दिया है कि ये बजट 2021 में बजट में रेलवे को कितना मिला। अब रेलवे को जो मिलता है उसी के आधार पर रेल अपना बजट बनाता है और वो विभिन्न अपने जितने भी शाखाएं हैं उस पर अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है उनकी जरूरतों के अनुसार। तो ये इसके बाह्य स्रोत हुए। अब हम मूल रूप से स्रोत के बारे में जब चर्चा करते हैं तो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था प्राथमिक आंकड़ों के बारे में भी। प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने की 5 विधियां हमने बताई थी, जिसमें था प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि, दूसरा था मौखिक अनुसंधान विधि, तीसरा था संवाददाता विधि, चौथा था प्रश्नावली विधि और 5वां था अनुसूची विधि। लेकिन हर विधि में आपने देखा कि अनुसंधानकर्ता डायरेक्ट उद्देश्यों से जुड़े व्यक्तियों या क्षेत्रों से आंकड़ा प्राप्त करता है, किसी दूसरे स्रोत से वो आंकड़ा प्राप्त नहीं करता है। तो जाहिर है कि स्रोत का संबंध द्वितीयक आंकड़ों से ही है, जो आंकड़े उधार ली गई होती है यानी अन्य जगहों से ली गई होती है। द्वितीयक आंकड़े का मतलब क्या है? वे आंकड़े जो किसी और उद्देश्य से संकलित किए गए थे, लेकिन उन आंकड़ों का प्रयोग किसी दूसरे उद्देश्य में भी होता है। तो जो अपने मौलिक उद्देश्य में प्रयोग हुए तब वो हो गए प्राथमिक आंकड़े, लेकिन वही आंकड़े जब किसी और उद्देश्य में प्रयोग किए गए तो वो हो गए द्वितीयक आंकड़े। जैसे अभी आपने यहां देखा कि रेल बजट के आंकड़े पटना गया खंड के रेल विभाग अपने विभाग के लिए यूज कर रहे हैं, या हम ही मान लेते हैं कि जो है केंद्रीय बजट के आंकड़े को हम अपने जानकारी के लिए या अपने शोध के लिए प्रयोग करते हैं। अगर हम शोधरत छात्र हैं तो शोध के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये जो है द्वितीयक आंकड़े होंगे। तो स्रोत की जरूरत तो द्वितीयक आंकड़ों की है ना। तो जब भी हम स्रोत की बात करते हैं तो हम द्वितीय आंकड़ों के स्रोत की बात करते हैं। द्वितीयक आंकड़े के जहां तक संबंध की बात है तो हम फिर से यही कहेंगे कि ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। जो आंकड़े पहले किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठे किए जाते हैं, अतः अन्य किसी दूसरे उद्देश्य में लगाने पर ये आंकड़े द्वितीयक बन जाते हैं। जब आंकड़े ओरिजिनली संकलित किए जाते हैं तो उनका उद्देश्य कुछ और होता है, उसके बाद किसी अन्य उद्देश्य में जब उस आंकड़े को हम सम्मिलित करते हैं तो वो द्वितीयक आंकड़े बनते हैं। अब हम देखें कि ये द्वितीयक आंकड़े के स्रोत क्या है। तो द्वितीयक आंकड़े के 2 स्रोत हैं, एक पब्लिश्ड सोर्सेज और दूसरा अनपब्लिश्ड सोर्सेज, यानी प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के मतलब यह है कि जो आंकड़े प्रकाशित होते हैं, छपते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया में छपे या जो है किसी और मीडिया में छपे, किसी तरह हमारे पास आना चाहिए, वो दुनिया के सामने आना चाहिए। अब हम देखें कि प्रकाशित स्रोत के अंदर कौन कौन से हैं स्रोत, किस किस चीज से ये आंकड़े हमारे सामने आते हैं। तो इसमें 5 सोर्स हैं, 5 प्रकाशन हैं।
सबसे पहले है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो है सरकारी प्रकाशन। दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन में कुछ उदाहरण से भी समझ लीजिए, फिर आगे हम इसको ज्यादा विस्तृत बताएंगे। सरकारी प्रकाशन में जैसे आरबीआई के आंकड़े हो गए, वित्त मंत्रालय के आंकड़े हो गए, सीएसओ के आंकड़े हो गए, एनएसएसओ के आंकड़े हो गए, ये सब आंकड़े सरकारी प्रकाशन के अंदर आएंगे। अर्ध सरकारी प्रकाशन जो भी है, जैसे पंचायती राज के आंकड़े, नगर पालिका के आंकड़े, नगर निगम के आंकड़े, ग्राम पंचायत के आंकड़े, ये सब अर्ध सरकारी प्रकाशन में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आंकड़े, ये सब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होंगे जो छपते हैं। निजी प्रकाशन में जो अपने शोध के लिए लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं, निजी प्रकाशन है। और जो है अपने प्रयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं वो निजी प्रकाशन है। जैसे आपने देखा कि स्टेट बैंक अपने लिए आंकड़े जो है निकाले, तो वो निजी प्रकाशन उसका हुआ। शोध प्रकाशन, जब शोध के लिए विश्वविद्यालय वगैरह में आंकड़े जो उपयोग किए जाते हैं, विश्वविद्यालय अपना आंकड़ा छापता है, उसको शोध प्रकाशन कहते हैं। अब बारी बारी से हम इन चीजों को देखते जाएं। सरकारी प्रकाशन यह द्वितीयक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखिएगा, 1 नंबर में आएगा। द्वितीयक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है? तो सरकारी प्रकाशन। प्रत्येक देश के विभिन्न विभाग अपने उद्देश्यों के अनुरूप आंकड़ों को एकत्रित करता है और एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करता है, और यह संदर्भ भारत के बारे में भी लागू होता है। इसमें अब ध्यान दीजिए कि भारत में कौन कौन से ऐसे सरकारी संस्था है जो आंकड़े प्रकाशित करते हैं, इसको ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहला नाम आता है केंद्रीय सांख्यिकी अनुसंधान का, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आंकड़े को प्रकाशित करता है। दूसरा योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं में प्रयोग करता है, तो दूसरा संस्था वो है योजना आयोग, या पंचवर्षीय योजना भी आप कह सकते हैं। और तीसरा, चूंकि 2015 के बाद योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग बना दी गई है, अतः आंकड़ों का बहुत बड़ा स्रोत नीति आयोग है। इन तीनों को आप यहां फिगर से देख सकते हैं। सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिकल नहीं स्टैटिस्टिकल, ध्यान दीजिएगा बोलने में, बीच में स्टैटिकल का जल्दी में लोग बोल देते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए योजना भवन दिल्ली में है और नीति आयोग अब उसके जगह पर काम कर रही है, तो ये तीनों अपने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। और नीति आयोग कब से कार्यरत है? 2015 से। फिर से 1951 सीएसओ, योजना आयोग 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, लेकिन काम कब से करना शुरू की? पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से, नीति आयोग 2015 से। इसके अलावे जो है महत्वपूर्ण स्रोत वार्षिक बजट है। वार्षिक बजट में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होते हैं और उसके बाद आगे के कार्यक्रम तय होते हैं। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अपनी बुलेटिन जारी करती है। और उसके अलावे वित्तीय रिपोर्ट्स हैं, सरकार के विभिन्न संगठनों के द्वारा जो जारी होते हैं, सरकार के द्वारा जो जारी होते हैं वित्तीय रिपोर्ट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन को थोड़ा सा समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन कुछ नहीं है, सिर्फ रिजर्व बैंक पूरे बैंकिंग सिस्टम में जो आय व्यय है, जो लेन देन है, उससे संबंधित एक मैगजीन निकालती है जिसको रिजर्व बैंक बुलेटिन कहते हैं। वो मैगजीन डिजिटल भी होती है और पेपर पर भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन। यानी अपनी आर्थिक व्यवस्था का जो हलचल है उसको वो प्रसारित करता है अपने बुलेटिन के माध्यम से। इसी तरह की बुलेटिन अन्य बैंक में निकालते हैं। एक बुलेटिन IBA भी होता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन का बुलेटिन भी होता है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को ये बुलेटिन पढ़ना चाहिए। वित्तीय रिपोर्ट्स आते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि संसद में बजट जो पेश होती है, तो उस बजट में बहुत तरह के आंकड़े आते हैं और वो बजट कई पन्नों में होते हैं, तो उसको तो आप प्रकाशित ही कहिएगा ना। आंकड़ों से भरे पन्ने तो प्रकाशित हुआ, यानी बजट प्रकाशित आंकड़ों का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सबसे विश्वसनीय माना जाता है हिंदुस्तान में रिजर्व बैंक के आंकड़े, तो वो अपने बुलेटिन में छाप के निकालते हैं कि ये इस वर्ष के आंकड़े हैं, इतना रिजर्व बैंक में आय हुआ, इतना व्यय हुआ, देश में कुल मौद्रिक भंडार इतना है, इतना विदेशी मुद्रा भंडार है, इतना सोना है, इतना डिविडेंड फंड है, इन सारे चीज़ों का।
और विभिन्न वित्तीय रिपोर्ट जो आर्थिक समीक्षा में दी जाती है, जो बजट के पहले आती है, वो विदेशी मुद्रा भंडार का यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना है, ये भी है, प्रकाशित आंकड़े में आता है। अब इसके अलावे दो और हैं, जनगणना रिपोर्ट और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। जनगणना रिपोर्ट ये भारत का जो है जनगणना विभाग इसको तैयार करता है, जिसको हम सेंसस ऑफ इंडिया कहते हैं। सेंसस मीन्स जनगणना, इसको हम संगणना भी बोलते हैं। ये पूरे पॉपुलेशन से संबंधित होती है। तो यहां पर मैंने भारत की जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया 2021 के चित्र से आपको दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सरकारी आंकड़ों का बहुत बड़ा स्रोत है, द्वितीयक आंकड़ों का बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि एक सरकारी संगठन सेंसस ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे सामने प्रकाशित की जाती है। यानी जो भारत में कितने लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी है, कितने लोग साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितनी की शिक्षा कहां तक होती है, विवाह की आयु यहाँ का औसतन कितना है, कितने साल में लोगों की शादियां हो जाती है, ये सारे तमाम तरह के आंकड़े जो है सेंसस ऑफ इंडिया हमको देती है। उसके अलावे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम NSSO कहते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर है। और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है विभिन्न भारतीय जो है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आंकड़े जारी करते हैं सर्वे करके। अब हम आगे बढ़े, इसमें हम देखें अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन में आप सामान्य तौर पे यही जानिए कि इसमें नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायत आदि द्वारा जारी आंकड़े आते हैं। तीसरा है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ आदि द्वारा प्रकाशित आंकड़े आते हैं। इसमें ये तीनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस कारण तीनों का नाम मैंने यहां दे दिया है। ये इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। और आपको पता होगा कि जब जो है एक तरफ विश्व युद्ध से त्रस्त देशों की पुनर्निर्माण की बात हो रही थी, तो दूसरे तरफ अमीर देशों की भी हालत युद्ध में खराब हो चुकी थी। और यह कब समय था? जब 1930 के बाद मंदी और गहराती चली गई। तो उस समय एक तरफ निवेश के लिए कई देशों को पूंजी भी चाहिए था, तो दूसरी तरफ विध्वंस देशों का निर्माण भी होना चाहिए था। इसके लिए मशहूर अर्थशास्त्री, इंग्लैंड के मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स के सलाह पर दो मौद्रिक संस्थाओं का जन्म हुआ, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ये इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं। ये लंबे काल के लिए ऋण प्रदान करती है उन देशों को जिनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न शाखाएं हैं जो अपने विभाग से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, जैसे लेबर संगठन है उसका, या न्यायालय संगठन है, या और बहुत चाइल्ड से जुड़ा हुआ संगठन है। ये सारे अपने अपने तरीके के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑफिस है और ये द वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पर ये जो है यूएनओ का ये ऑफिस है। ये चित्र में आपको प्रतिबिंबित किया गया है। ये तीनों को दिमाग में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंदर ये आते हैं। निजी प्रकाशन, निजी प्रकाशन में हम ध्यान दें कि इसके अंतर्गत व्यापारिक संस्थान है, जैसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, और महालेखापाल की संस्था है। महालेखापाल को हम भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के हेड ऑफिस के रूप में जानते हैं। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, न्यूज़ों में सुनते होंगे कि CAG ने ये रिपोर्ट दिया, यही CAG है, जिसको हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एकदम याद कर लीजिएगा, ऑफ इंडिया है। तो ये जो है निजी प्रकाशन के अंदर आते हैं। ये निजी का मतलब यहाँ प्राइवेट से लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। निजी का मतलब है कि अपने उपयोग के लिए खुद आंकड़े निकालते हैं, ये इनका अपना आंकड़ा होता है। दूसरा, यह तीसरा है वाणिज्य एवं आर्थिक प्रकाशन, और इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज जहां शेयर बाजार के संबंधित सूचकांकों का प्रकाशन होते रहता है। आप यहां पर देखें, भारत के दो महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज का मैंने फिगर यहां लगाया है, जिसमें एक है BSE, जिसको हम कहते हैं बंबई स्टॉक एक्सचेंज, BSE
ये शॉर्ट फॉर्म आपको कंपटीटिव एग्जाम, आप अर्थशास्त्र में तो हैं ही, कंपटीटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। बीएससी क्या है? बंबई स्टॉक एक्सचेंज, और ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों को मैंने एक साथ यहां पर आपको दर्शाया है। इसके अलावा विभिन्न श्रम संघ हैं, वो भी अपने आंकड़े जारी करते हैं। श्रमिकों की वर्तमान स्थिति, श्रमिकों की वेतन, श्रमिकों का रहन सहन, श्रमिकों को क्या ग्रीवांसेस चाहिए, कितनी कठिनाई का सामना कर रहे हैं इस संदर्भ में। और कई समाचार पत्र हैं, वो भी अपने आंकड़े जारी करते हैं अपने समाचार पत्र में। और इसमें मशहूर इंडिया में सबसे ज्यादा समाचार पत्र कौन सा है? आप जानते ही होंगे, द इकोनॉमिक टाइम्स। मैंने उसकी एक कॉपी यहाँ पर लगा दी है, जिसमें आप देखिए हर इसका जो है हेडिंग कहीं न कहीं बिजनेस और इकोनॉमिक से ही ताल्लुक रखते हैं। यहाँ वोडाफोन प्लान्स टू पंप ऑन जो है $3 ये बिलियन इंटू इंडिया ऑपरेशंस, यानी कुछ न कुछ आंकड़े ये दे रहे हैं। बिजनेस प्लान, गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ जो है कावेरी रोग। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वित्तीय संबंधी या जो है इकोनॉमिकल आंकड़े ये प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा हम शोध प्रकाशन, इसका बहुत भारी महत्व है। आंकड़े तो ये भारी मात्रा में नहीं देते हैं जितनी भारी मात्रा में सरकारी प्रकाशन देते हैं, लेकिन ये रास्ते बहुत बड़े देते हैं। अब तक जो चीजें आई है परंपरा में आते चली आती है, यानी जिसको बेस बना के हम आर्थिक विकास की ओर बढ़ते हैं, उस बेस में परिवर्तन लाता है शोध प्रकाशन। कोई नई चीज लाता है, यानी तकनीक में परिवर्तन कर देता है। जितना हम सोचते थे उससे ये आगे बढ़ जाता है। यानी एक तरह से ये क्या करता है? सर्च लाइट के काम करता है। सर्च लाइट का मतलब कि अंधेरे में उस जगह पर, उस स्पॉट पर लाइट चला जाना जिस जगह की हमें जरूरत है। तो ऐसे शोध संस्थाओं या व्यक्तिगत शोधकर्ताओं द्वारा अपने शोध कार्य में बहुत सारे आंकड़े एकत्रित करके प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें भारत की तरफ से 2 महत्वपूर्ण नाम हैं जो विश्व भर में चर्चित हैं। आप इन दोनों नामों को देख सकते हैं, दोनों इंडियन नोबेलिस्ट इन इकोनॉमिक्स। ये हमारे लिए निश्चित तौर पे गर्व की बात है कि 2 अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हम भारत के में हैं हमारे। एक 1998 में अमर्त्य सेन, और एक अभी हाल फिलहाल में अभिजीत, पिछले साल अभिजीत बनर्जी, एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, और इनका भी लगभग पॉवर्टी पे ही रिसर्च था। तो ये आपने निश्चित है कि इनकी किताब को तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इनकी कुछ किताबों को पढ़ी है। आंकड़ों की भरमार है इनके किताबों में, विभिन्न कंट्रियों के अकाल के आंकड़े इन्होंने जुटाया है और ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि अकाल क्यों होते हैं। उसमें आप 1 मिनट का समय यहाँ ले लीजिए, चूंकि आंकड़ों का यहाँ पर आपको सबूत चाहिए तो कि आंकड़े कैसे अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं, यानी आंकड़ों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। तो उसमें इनकी किताब को थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्या है कि इनका तमाम शोधों के आधार पर इन्होंने निष्कर्ष उसमें निकाला, विभिन्न जगह के आंकड़े संकलित किए, बांग्लादेश के अकाल के, भूटान के, अफ्रीकाई मुल्क के और इंडिया के अकाल जो 1943 या उसके बाद जो छोटी छोटी अकालें और आई 66 वगैरह, ये सब जो अकालें आई, तो उसके आंकड़े जब इन्होंने निकाले तो इन्होंने पाया क्या कि उत्पादन में 2 से 3% की कमी हुई। उत्पादन में ज़्यादा कमी नहीं हुई, अन्न के उत्पादन में 2 से 4% की कमी हुई, लेकिन भूख से मरने वाले की संख्या उसके अनुपात में कहीं ज़्यादा हो गई। इसके पीछे इन्होंने रीजन क्या दिया? कहा कि लोगों की अधिकारिता समाप्त हो गई। अधिकारिता का मतलब अनाज खरीदने की कैपेसिटी समाप्त हो गई। हुआ क्या कि 2 से 3 या 3 से 4% अनाज के उत्पादन में कमी हुई, तो इसके कारण इसका बहुत बड़ा प्रचार हो गया कि इस साल अनाज के उत्पादन कम हो और जमाखोर लगा अनाजों को जमा करने लगे। असर देहातों में नहीं पड़ा, यद्यपि कि गरीबी ज्यादा देहात में है, लेकिन देहातों में नहीं पड़ा। लोग भूख से देहातों में नहीं मरे, क्योंकि देहात में जो काम कर रहे थे मजदूर खेतों में, उनको अनाज का मूल्य बढ़ जाए या घट जाए, उनको अगर 3 किलो अनाज मिलता था तो 3 किलो अनाज मिल रहा था। लेकिन जमाखोरी के कारण अनाज की कीमत 2 गुनी और 2.5 गुनी चढ़ गई, तो कलकत्ता और बॉम्बे में जो रिक्शा पुलर मजदूर थे उनको चावल खरीदने और गेहूं खरीदने की क्षमता समाप्त हो गई। अगर वो रोज 50 रुपया कमाते थे और 10 रुपये किलो अनाज था, तो 5 किलो पर उनकी अधिकारिता थी, यानी 5 किलो अनाज खरीदते थे। लेकिन 4% अनाज के उत्पादन कमने पर या 3% कमने पर उसका
गलत निगेटिव प्रचार और जमाखोरी के कारण उसकी कीमत 10 से बढ़ के 25 हो गई, तो उनको खरीदने की क्षमता सिर्फ 2 किलो रह गई। उस अनुपात में उनकी मजदूरी नहीं बढ़ पाई, 50 से बढ़ के 75 हुई। तो आप सोच सकते हैं 2.5 किलो के बराबर वो भूखे रह गए। यही कारण है कि अकाल में शहरों में मौतें ज्यादा हुई, देहातों में मौतें कम हुई। तो आप सोचिए, ये आंकड़ों पर तो ही ये आंकड़े वहां से खंगाले और खंगालने के बाद ही तो ये निष्कर्ष दिए। तो ये जाहिर है कि शोध का बहुत बड़ा महत्व है और शोध आंकड़ों पर ही आधारित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अप्रकाशित स्रोत में क्या आता है? विश्वविद्यालय और सरकारी तथा अर्ध सरकारी निजी संस्थाएं व्यक्तिगत आंकड़े एकत्रित करते हैं, जिसे प्रकाशित वो नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने प्रयोग में रख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा अगर सोशल स्टडी का रिसर्च करने वाला विश्वविद्यालय है तो JNU है, जहां पता नहीं कितने शोधरत छात्र होते होंगे, हर साल कितने शोध होते होंगे। और ये शोध सारे आंकड़े के आधार पर तो ही होते होंगे, जिसको हम कहते हैं PhD की डिग्री लेना, डॉक्टरेट की डिग्री लेना। तो वहाँ छात्र, प्रोफेसर सारे शोधरत रहते हैं और वो जो है अपने शोध के लिए आंकड़े संकलित करते हैं। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप जाके वहाँ के लाइब्रेरी को खंगाल सकते हो और वहाँ उनकी थेसिस निकाल करके अपने जरूरत के आंकड़े निकाल सकते हो। वो पब्लिकली प्रकाशित नहीं रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन आंकड़ों को कोई उपयोग नहीं कर सकता है। उन आंकड़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अंतर क्या हुआ, रिजर्व बैंक अपना बुलेटिन निकाल दिया, सर वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी किया तो पूरे पेपर में आ गया, पब्लिकली प्रकाशित किए, लेकिन इनका पब्लिकली प्रकाशित नहीं है करते हैं। अब हम यहाँ पर जो है मूल रूप से समझते हैं कि ये पूरे चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और आंकड़ों के स्रोत में हम फिर से एक बार रिपीट कर जाएं जरा सा 2 मिनट के लिए, तो यहां निकल के आता है कि आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में मूलतः द्वितीय आंकड़ों के स्रोत का संबंध है। यानी प्राथमिक आंकड़े में तो अनुसंधानकर्ता और सूचक के बीच में सीधा संबंध रहता है, अतः वह खुद एकत्रित करता है, तो वहां सोर्स की बात नहीं आती है। लेकिन सोर्स की बात वहां आती है जहां आंकड़े दूसरे से लिए जाते हैं, यानी किसी और ने आंकड़े एकत्रित किए थे और उस आंकड़े का हम उपयोग करते हैं। तो जो किसी और है यानी दूसरा व्यक्ति है, कहने का मतलब कि जो मूल आंकड़े जहां पर आए थे वहां से हम आंकड़े उठा रहे हैं, तो वो मूल जो आंकड़े हैं वो कहां कहां मिलेंगे, और जहां जहां मिलेंगे वही तो स्रोत है। जैसे आप बेरोजगार हैं तो आप क्या सोचते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या PG कर जाएंगे उसके बाद सोचेंगे कि अब इनकम का सोर्स खोजना चाहिए, तो इनकम के सोर्स के लिए आप क्या करेंगे, विभिन्न वैकेंसीज का फॉर्म भरेंगे। तो ये वैकेंसीज ही तो सोर्स है कि जहां पर आप अप्लाई कीजिएगा, आपको कहीं भी एक जगह नौकरी होगी या बिजनेस कीजिएगा, तो आपने ये तलाशा ना कि कहां कहां से आ सकते हैं मेरे लिए रोजगार। ठीक उसी तरह जो द्वितीय आंकड़े इकट्ठे करने वाले थे वो सोर्स की तलाश करते हैं, और सोर्स में इनका क्या है, सरकारी प्रकाशन सबसे बड़ा सोर्स है, दूसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, चौथा है निजी प्रकाशन, और ये पांचवा है शोध प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन में सबसे ज्यादा नाम जो आता है वो केंद्रीय सांख्यिकी अनुसंधान CSO का आता है। ये खास करके सूचकांक संबंधी जितने भी डेटा होते हैं उनको ये कलेक्ट करते हैं और बनाते हैं, यानी थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, गरीबी सूचकांक, हंगर इंडेक्स, ये सारा चीज केंद्रीय सांख्यिकी अनुसंधान तैयार करता है। और इनका जो है, और ये इसमें दूसरा जो है सबसे बड़ा है वो आपका NSSO आता है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। ये आर्थिक स्थितियों के संदर्भित आंकड़े को संकलित करके और सांख्यिकी जो है इसका सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। अब इसके अंदर जो है सरकारी प्रकाशन के अंदर आपने 8 स्रोतों को देखा। इसके अलावा अर्ध सरकारी प्रकाशन, इसमें नगर पालिकाएं, नगर निगम और पंचायत को देखा। और जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में मुख्य रूप से आपने IMF, वर्ल्ड बैंक और जो है UN को आपने देखा। निजी प्रकाशन में व्यापारिक संस्थाएं हैं, महालेखापाल है जिसको हमने कहा CAG, याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, जिसको हम कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह है।
इसके अलावे श्रम संघ है, समाचार पत्र जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह है। इसके अलावे शोध प्रकाशन है, जिसमें खास करके 2 शोधार्थियों का हमने उदाहरण दिया है। इसको भी आप परीक्षा में यूज कर सकते हैं कि हाँ, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी जैसे लोग अपने शोध में काफ़ी आंकड़ों को एकत्रित किए हैं। अगर जिस चीज़ में वो शोध किए हैं उनसे ज़रूरत अगर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो इनके किताबों को खंगाल करके या इनके शोध पुस्तकों को खंगाल करके आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावे अप्रकाशित स्रोत हैं जो विश्वविद्यालय वगैरह में मिलते हैं या संस्थानों में, जैसे पटना में भी है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, वहाँ भी आपको काफ़ी आंकड़े मिल जाएंगे। या पटना विश्वविद्यालय में भी आंकड़े मिल सकते हैं, मगध विश्वविद्यालय में मिल सकते हैं। ये सारे इस तरह के लोकल बॉडीज जितने भी हायर एजुकेशन के हैं वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। अब इस पाठ के अंत में हमने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को देखिएगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका गृह कार्य के लिए। भारत सरकार का वार्षिक बजट किस प्रकाशन के अंतर्गत आएगा? मैंने आपको बता दिया था, 8 स्रोत मैंने बताया था, वो किसके अंदर था? दिमाग में याद कीजिए, सरकारी प्रकाशन। भारत सरकार का वार्षिक बजट सरकारी प्रकाशन। तो निश्चित तौर पे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े, स्टॉक एक्सचेंज याद कीजिए किसमें था? तो शोध प्रकाशन तो नहीं था, सरकारी नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज, श्रम संघ वगैरह ये सब कहाँ था? और वाणिज्य उद्योग वाला निजी प्रकाशन में। तीसरा, व्यक्तिगत उपयोग हेतु एकत्रित आंकड़े। जो व्यक्तिगत उपयोग हेतु आंकड़े हैं, जो एकत्रित आंकड़े हैं, वो किस में रखा जाएगा? प्रकाशित स्रोत या अप्रकाशित स्रोत। जैसे अभी आपने देखा व्यक्तिगत उपयोग वाला कि कोई विश्वविद्यालय, संस्था या कोई व्यक्ति अपने उपयोग लिए करता है, जैसे जेएनयू का हमने उदाहरण दिया था, तो ये अप्रकाशित स्रोत के अंदर आएगा। अब आंतरिक एवं बाह्य आंकड़ों में क्या अंतर है? सबसे शुरू में हमने नोट्स में हेडिंग में दिया है कि आंकड़ों का आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब है कि जो आंकड़े अपने ही संस्था से उपलब्ध हो जाए उसको आंतरिक स्रोत कहते हैं, जिसमें स्टेट बैंक का हमने उदाहरण दिया था कि स्टेट बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट अपने ही रजिस्टर के आंकड़ों से उपलब्ध करवाता है, तो वो उसके आंतरिक स्रोत हैं। या स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में कहा था कि आपकी परीक्षा कैसे ले जाएगी, इसके लिए रजिस्टर चेक करते हैं, कितने बेंच हैं मेरे पास, कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टाफ्स हैं, या आंतरिक स्रोत है। दूसरा है जो है बाह्य आंकड़े। तो बाह्य आंकड़े में हमने कहा था कि वैसे आंकड़े जो किसी अन्य उद्देश्य से लिए गए थे और उसका दूसरा उपयोग किया जाता है ना, तो उसमें तो वो बाहर से जो आंकड़े हम मूल रूप से यहाँ क्या है, बाह्य आंकड़े का मतलब कि जो बाहर से जो आंकड़े मंगवाए जाए, यानी बाहर से दूसरे जगह सोर्स से जो आंकड़े आते हों, इसको हम बाह्य आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने कहा था कि पटना गया रेल खंड के बारे में जानकारी लेनी है तो हम रेलवे बजट के आंकड़े को उठाते हैं। तो यहाँ का पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? केंद्रीय रेल मंत्रालय के आंकड़े को यूज कर रहे हैं। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत कितने प्रकार के स्रोत हैं? प्रकाशित स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो जिसके आंकड़े का प्रकाशन पब्लिकली होती है उसको प्रकाशित स्रोत कहते हैं। इसमें मूल रूप से सरकारी संस्थाएं आते हैं, जिसमें आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NSSO, CSO, ये सारे इसमें आते हैं। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत कितने प्रकार के स्रोत हैं? आप लिख दीजिए 8 प्रकार के, और 8 का नाम दे दीजिए, शुरू में दिया हुआ था 8 प्रकार के प्रकाशित स्रोत। इसमें शुरू में एक ध्यान आकर्षण आप रख लें, इसमें एक बार देखिए यहाँ प्रकाशित स्रोत में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है केंद्रीय 3 यहाँ देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी अनुसंधान, CSO, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, इसके बाद वार्षिक बजट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, वित्तीय रिपोर्ट्स, और इसके बाद जनगणना रिपोर्ट और NSSO के आंकड़े। ये 8 है, इसको एकदम रट लीजिए। यही प्रकाशित स्रोत में ये एग्जाम में अधिकांशतः पूछते रहता है। इसके अलावा जो आपके प्रश्न हैं उसमें आप ध्यान दें, ये प्रकाशित स्रोत के अंदर कितने, दीर्घ उत्तरीय में हमने एक प्रश्न दिया है, द्वितीय आंकड़ों के मुख्य स्रोतों का उदाहरण सहित वर्णन करें। द्वितीय आंकड़े के कौन कौन से स्रोत हैं इसको आप उदाहरण सहित आप वर्णन कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले स्टार्ट कैसे आंसर को कीजिएगा कि द्वितीय आंकड़े के जो है, सबसे पहले तो ये देना होगा कि स्रोत द्वितीय आंकड़े के लिए ही चाहिए, यानी द्वितीय आंकड़े चूंकि मौलिक आंकड़ों का उपयोग करने पर बनता है। मूल आंकड़े को जब हम दूसरी जगह उपयोग करते हैं, यानी जिस उद्देश्य से वो आंकड़े एकत्रित किए गए हैं उस उद्देश्य में उपयोग न करके किसी और उद्देश्य में हम उपयोग करते हैं,
तो वो द्वितीयक बन जाता है। तो उस द्वितीयक आंकड़े के स्रोत कौन से होंगे? तो उसके 5 स्रोत हैं: सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन, शोध प्रकाशन। फिर ये 5 का नाम लिख करके प्रत्येक का एक एक अलग पॉइंट में 2-3 लाइन में विश्लेषण कर दीजिए। सरकारी प्रकाशन के अंदर जो आते हैं उनका नाम दे दीजिए, फिर अर्ध सरकारी का नाम दे दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय का दे दीजिए, निजी प्रकाशन का दीजिए और शोध प्रकाशन का दीजिए। हम समझते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में। धन्यवाद।